हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर आप facebook.com/crazyGKtricks सर्च करेंगे तो आपको पेज मिल जाएगा। आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी भी जीके से रिलेटेड पीडीएफ्स है वो सब फेसबुक पेज पे अपलोड होती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्वनि, साउंड। इस टॉपिक से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्चुअली हम इस लेक्चर को अच्छे समझेंगे और लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये लेक्चर को अच्छे से देखते हो और टेस्ट को सॉल्व करते हो तो इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप उसको 100% सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं ध्वनि क्या होती है, साउंड क्या होता है। तो ये एक प्रकार की तरंग है, और किस तरीके की तरंग है? ये अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर बोला जा रहा है इसको, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। जब तक अगर हमको ये समझ में नहीं आएगा तो हम ध्वनि को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो चलिए अपन समझते हैं। तरंग होता है, कोई वेव होती है, वो वेव दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मैकेनिकल वेव और एक होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको संचरण करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। और अयांत्रिक तरंगे मतलब नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सब जो हो गई है, ये कौन सी हो गई हैं? अयांत्रिक तरंगे, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। जो मैकेनिकल वेव होती हैं, यांत्रिक तरंगे, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं इनको, और एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको अपन ने बताया है कि ये साउंड जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को अपन समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए, सपोज करते हैं कि कोई तरंग है, वो एक माध्यम में जा रही है। वेव की डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से? ऐसी है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इस माध्यम में जो कणों का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। जैसा आपको दिख रहा है, ये मैं आपको इंटरनली बता रहा हूं, इस माध्यम के अंदर का बता रहा हूं कि इस माध्यम में जो कणों का मूवमेंट है वो कैसा है? वेव की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर इसका मूवमेंट हो रहा है, मतलब लंबवत इसका मूवमेंट हो रहा है कणों का। ठीक है, तो ऐसी वेव को हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे, देखिए सपोज करते हैं वैसी कंडीशन है, कोई तरंग जो है वो माध्यम में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आपको डायग्राम में दिख रहा है, ऐसी डायरेक्शन है। अब इस माध्यम के जो कण होंगे वो कैसा मूवमेंट करेंगे? उसके समानांतर मूवमेंट करेंगे। तो ऐसी तरंग को अपन क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। दो कंडीशन है, अगर माध्यम के कण परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो हो गई अनुप्रस्थ तरंगे, अगर माध्यम के कण उसके समानांतर मूवमेंट कर रहे हैं, किसके? वेव के, तो उसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिंपल सा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं, तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं, तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो ठोसों में संचरित होती हैं और द्रव की सतह पर संचरित होती हैं। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है। चलिए अब वापस हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज पे। तो दोस्तों आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अनुदैर्ध्य तरंगे मैंने बोला है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्या समझ में आया? कि ध्वनि जो है, अगर उसको अनुदैर्ध्य तरंगे में बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। दूसरी बात, ध्वनि को मैंने क्या बोला है? अनुदैर्ध्य तरंगे बोला है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव के अंदर आती हैं, मतलब इनको माध्यम की जरूरत होती है, संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो ये निर्वात में, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। क्लियर? ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये कंसेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे तो ही आप एग्जाम में
आंसर सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, फिजिक्स ऐसा टॉपिक है, अगर हम सोचेंगे इसको कि याद कर लें या कुछ, तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप भूल जाने वाले हैं। तो अगर जब तक आप अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप इसका आंसर बिल्कुल सही टिक नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सिंपल ही है, वस्तुओं में कंपन होता है, उसी से क्या होती है, ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं कि ध्वनि जो है वो माध्यम में गमन करती हैं लेकिन निर्वात में गमन नहीं करती हैं, क्योंकि ये यांत्रिक तरंग के अंदर आती हैं, मैकेनिकल वेव के अंदर आती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं, जिनको नहीं पता है। किसी भी माध्यम में जो कण है अगर वो कंपन कर रहा है तो प्रति सेकंड वो कितना कंपन कर रहा है, वो उसका हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आवृत्ति के आधार पर तरंगों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पर कि एक ये तरंग है, ये एक वेव है जिसकी आवृत्ति क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक की है। सेकेंड वेव है, इस वेव की आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। और तीसरी जो तरंग है उसकी आवृत्ति दे रखी है 20,000 हर्ट्ज से लेकर उसके ऊपर तक की। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, कोई इंसान वही तरंग को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ऐसी कौन सी आवृत्ति है जो सेंटर वाली आपको दिख रही है, इन्हीं तरंग को मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य के कान सुन सकते हैं। इसके अलावा जो 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक है वो मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक की जो ध्वनि की आवृत्ति है वो भी इंसान नहीं सुन सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब 0 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो वेव होती है, इन वेव को क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक वेव, मतलब अश्रव्य तरंग बोला जाता है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज जिनको मनुष्य सुन सकता है, उन वेव को क्या बोला गया है, ऑडिबल वेव बोला गया है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जिसकी आवृत्ति है तरंग में, उसको क्या बोला गया है, अल्ट्रासोनिक वेव बोला गया है। ये अल्ट्रासोनिक वेव मनुष्य नहीं सुन सकता है, इनको कौन सुन सकता है, जैसे कुत्ते हुए, बिल्ली हुई, चमगादड़ हुए, ये उनको सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की तरंग को मनुष्य सुन सकता है, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ध्वनि की चाल की, स्पीड की बात करते हैं कि कौन से माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो ज्यादा होगी, ठोस में, द्रव में कि गैस में, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में, किसमें इसकी चाल ज्यादा होगी। आपको ये समझने से पहले आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा, इलास्टिसिटी को। क्या है, प्रत्यास्थता को समझना जरूरी है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है सबसे पहले आपको बताता हूं। सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक रबर है, इस रबर पे जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, बाह्य बल लगाता हूं, तो इस रबर के आयतन और आकार में परिवर्तन हो जाता है। पर जब मैं जैसे ही इस पे से बाह्य बल, मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हटा लेता हूं, तो रबर वापस वैसा के वैसा हो जाता है। तो वस्तु की ये गुण जो होता है ये कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ठोसों में इलास्टिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम किसमें होती है इलास्टिसिटी, गैस में होती है। ठीक है, जैसे डायग्राम से आपको बिल्कुल स्पष्ट है। अब दोस्तों कंसेप्ट ये है कि जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी, ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी, उसके बाद गैस में होगी। मतलब एग्जाम्पल देके बताता हूं कि अगर मेरे पास 3 माध्यम है, जैसे एक है लोहा, दूसरा है मेरे पास पानी, और तीसरा है मेरे पास वायु, तो ध्वनि की चाल जो होगी वो लोहे में ज्यादा होगी, उसके बाद पानी में होगी, और उसके बाद वायु में होगी। क्लियर आपको। अब देखिए, ध्वनि जो है वो निर्वात में, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा आप। अगर कोई वेव है, उस वेव को मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहा हूं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आएगा ये समझिए। तो मान लेते हैं एक माध्यम है, दूसरा माध्यम है, पहला वाला ठोस समझ लीजिए आप, सेकंड वाला आप समझ लीजिए गैस। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर वेव जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड बात, इनकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, किसी माध्यम में ये इनकी चाल तेज होगी तो किसी माध्यम में इनकी चाल स्लो होगी।
तो उसके हिसाब से इनकी तरंग दैर्घ्य तो बदलना स्वाभाविक बात है, तो तरंग दैर्घ्य बदल जाती हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं अब ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों दाब और ताप का प्रभाव, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ध्वनि की चाल पर। तो देखते हैं, चलिए पहला लेते हैं हम प्रेशर को। समान ताप पर गैसों में ध्वनि की अगर चाल की बात करें तो अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात लेते हैं अपन ताप की। माध्यम का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ठीक है, माध्यम का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं, ताप अगर बढ़ा रहा हूं, तो ध्वनि की चाल भी क्या होगा, बढ़ेगी, साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं ध्वनि के लक्षण, जो कि क्या है। पहला आता है तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब यह है कि ध्वनि का तीव्र सुनाई देना। और ये तीव्रता जो होती है ध्वनि की, ये कैसे मापी जाती है, इसका मात्रक क्या है, इकाई क्या है इसकी, वो है इसका डेसिबल। मतलब इसकी तीव्रता, किसी भी ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, डेसिबल में नापी जाती है। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, तो आप इसको नोट डाउन करिए। सेकेंड हम बात करते हैं पिच की, तारत्व की बात करते हैं। तो तारत्व होता क्या है, ये होता है ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण होना। सबसे पहले हमने बात करी तीव्रता, इंटेंसिटी, मतलब कितनी तीव्र है, तीव्र मतलब फास्ट है कितनी। और सेकंड हम बात कर रहे हैं पिच की, मतलब कितनी मोटी है और कितनी तीखी है, तीक्ष्ण है बिल्कुल। जैसे कोई लड़की होती है उसकी आवाज कितनी तीखी होती है और कोई लड़का होता है उसकी आवाज कितनी मोटी होती है, बस वही वाली बात आ रही है, पिच की बात आ रही है। तो ये जो पिच है साउंड का, ये जो डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज्यादा मतलब ध्वनि का तारत्व जो होगा वो ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं। जैसे कि लड़की और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तारत्व जो होता है ध्वनि का वो ज्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज जो होती है वो तीखी हमको सुनाई देती है। और जो मेल लोग होते हैं, ठीक है, लड़के लोग होते हैं, उनके ध्वनि का जो तारत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। इस वजह से उनकी आवाज जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे मैं आपको बताता हूं एक डापलर प्रभाव, डापलर इफेक्ट पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, आपको एक बार बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षित गति है तो आवृत्ति बदलती प्रतीत होगी। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको मैं। अगर कोई सोर्स है, स्रोत मतलब सोर्स ही बोला गया है, कोई सोर्स है और कोई श्रोता है मतलब कोई लिसनर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपेक्षित गति मतलब कहने का ये है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, तो उनकी आवृत्ति भी बदलती प्रतीत होगी। बस इतना सा लॉजिक है। अगर ये ट्रेन जो है ये साउंड कर रही है, ठीक है, हॉर्न कर रही है, और ये जैसे जैसे इसके पास आती जा रही है लिसनर के पास में, तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित होती जाएगी। बस इतना सा बात उसने डापलर प्रभाव में बताया है। तो ये सिंपल सा पूछा जाता है कि डापलर प्रभाव जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ध्वनि से रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक नोट डाउन करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोनार के बारे में एक पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। सोनार क्या होता है, सोनार एक तकनीक है जिसमें नौचालन क्या करता है, जल के अंदर और जल की सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करता है। तो इतना सा सिंपल सा पूछा जा रहा है ये, तो आपको बस एक बार इसको सुनना है अच्छे से, तो आपको बस एग्जाम में अगर ये वर्ड आता है तो आपको क्लिक हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझा, कंसेप्चुअली इस टॉपिक को हमने समझा, तभी हम इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर छोटा सा छोटा कंसेप्ट सारा यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दोस्तों, अगर जिसने इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से सुना है वो इस टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। तो देखिए 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि की आवृत्ति अगर होगी तो उसे वो सुनाई देगी। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। इन्हें क्या बोला जाता है, श्रव्य तरंगे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तात्व पिच जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो वो निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आवृत्ति ज्यादा होगी तो मतलब पिच ज्यादा होगा, आवाज उतनी ही तीक्ष्ण होगी, तीखी होगी। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, देखिए कंडीशन बोल रहा है वो कि अगर मान लेते हैं कि चाल जो है
ध्वनि की वो 332 मीटर पर सेकंड है, और अगर हम दाब बढ़ाकर दुगना कर दें तो ध्वनि की चाल होगी, क्या होगी भैया? देखिए, मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर ध्वनि जो है वो वायु में ट्रेवल कर रही है और अगर हम उसका दाब बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल में नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 332 मीटर पर सेकंड ही उसकी चाल रहेगी। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे और लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि तेज यात्रा करती हैं, स्टील में, वायु में, निर्वात में या जल में? तो हमें पता है कि ध्वनि जो होती हैं वो सबसे तेज ट्रेवल करती हैं ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो देखिए, ठोस में सबसे तेज करेगी मतलब स्टील, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में नापी जाती है। इसका आंसर होगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने बताया है कि मनुष्य का जो ध्वनि स्तर है, एक सामान्य ध्वनि स्तर है, वो कितना बताया है? 45 डेसिबल बताया है। मतलब अगर ध्वनि की तीव्रता इतनी है, आराम से मनुष्य सुन सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ध्वनि की तीव्रता 75 डेसिबल से ज्यादा जा रही है तो वो उसके लिए हानिकारक होगी, और 85 डीबी से ऊपर अगर जा रही है तो मनुष्य बहरा हो जाता है, और 140 पे तो वो पागल हो जाएगा। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कौन सा होगा? तो 90 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, 120 नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा इसका? कंडीशन के हिसाब से इसका आंसर होगा डी आंसर। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित हैं। देखिए, काय संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, काय में करती हैं? ठोसों में करती हैं, सॉलिड में करती हैं। तो इसका आंसर होगा ए। ध्वनि नहीं गुजर सकती हैं। तो ध्वनि जो होती हैं ये एक यांत्रिक तरंग है, मतलब मैकेनिकल वेव है, जिसको माध्यम की जरूरत होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव को माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो ये मैकेनिकल वेव है तो इसको माध्यम की जरूरत होगी। तो जल माध्यम है, स्टील माध्यम है, वायु माध्यम है, निर्वात मतलब वैक्यूम, ये कोई माध्यम नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। चलिए आगे लेते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? तो किस में होगी? वायु में, जल में, लकड़ी में या निर्वात में? तो लकड़ी में होगी, क्योंकि लकड़ी ठोस है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट वेव होती हैं। तो इनकी जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। ठीक है, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो 20,000 हर्ट्ज से होगी, तो इसका आंसर होगा सी आंसर। सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए। यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया होगा तो आराम से आप किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।